तो हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बात करें तो ट्रांसफार्मर ही नहीं पढ़ाया होगा, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है जिसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर की दक्षता, अन्य चीजें जितना भी है ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आज आप लोग का पढ़ाई होगा। बट पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहता हूं हमेशा की भांति अभी भी कि है ना, आपको टोटल के टोटल आपको 100% ये वन शॉट में समझ में आ जाएंगे, वन शॉट में पूरे पूरे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एक बार वीडियो देख लेना बाबू तो इस चैनल को बार बार खोजेंगे क्योंकि आपको 100% समझ में आने वाला है। क्योंकि बाबू ये देखिएगा, ये चैनल भले ही नया है, न्यू है, लेकिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। आइए आराम से देखते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है बाबू? ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे गांवों में, घरों में, गांवों में और शहरों में हर जगह ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसी से क्या होता है, बिजली का बाबू ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पहले इसको पढ़ने से पहले आप सुनिए ना, हमारा भाषण सुन लीजिए 2 मिनट। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर में करंट जैसे ही आता है 11,000 करंट, 33,000 करंट, लेकिन वो क्या करता है ट्रांसफार्मर कि जब ज्यादा वोल्टेज रहता है तो उसको कम बना करें 220 वोल्ट या 250 वोल्ट क्या करता है कि अन्य मतलब का गलियों में, शहरों में भेज देता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च धारा को कम धारा बना के विदा करता है, और कम धारा रहता है तो उसको बढ़ाकर विदा करता है। कहां पर? तो बाबू ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसफर करना। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या है ना। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाली धारा में, कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाली धारा में, और उच्च वोल्टेज वाली धारा को कम वोल्टेज वाली धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, बदल देता है। बाबू अन्योन्य का मतलब होता है जैसा देश वैसा भेष। अगर वोल्टेज कम रहेगा तो बढ़ा देगा, अब ज्यादा रहेगा वोल्टेज तो कम कर देगा, जितना चाहिए उतना ही। क्योंकि अन्योन्य प्रेरण का मतलब ये होता है कि मान को संतुलन रखना, कम रहेगा बढ़ा देगा, ज्यादा रहेगा कम कर देगा। बाबू देखिए ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तकनीक है जो कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाली धारा में बदल देता है, और उच्च वोल्टेज वाली धारा को कम वोल्टेज वाली धारा में परिवर्तित कर देता है। गांव में देखे होंगे जहां जहां पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, भाई गांव में नहीं शहरों में भी, और तो देखिएगा उसमें मेन जो होता है, मेन करंट जुड़ा रहता है, और मेन वायर में आप समझ में आ रहा है 11,000 33,000 वोल्टेज होते हैं, उतने पावर होते हैं। लेकिन क्या करता है ट्रांसफार्मर, उसको कम बंटवारा करता है और गलियों में और अन्य प्रकार के समझ में आ रहा है ना, क्षेत्रों में क्या करता है, भेज देता है, जिससे लोग क्या करते हैं, घरों में अन्य प्रकार की युक्ति चलाते हैं। अगर मान लीजिए 11,000 ट्रांसफर लाइनें दे दिया गया तो युक्ति कोई चलने वाला नहीं है। तो ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है मेरे भाई जो कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाली धारा में बदल देता है, और उच्च वोल्टेज वाली धारा को कम वोल्टेज वाली धारा में परिवर्तित कर देता है। आपको इतना समझ में आया होगा, मुझे पूरा यकीन है। भाई ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर के नाम से पता चल रहा है कि मान को बढ़ाएगा ऊंचाई तक। ऊंचा मतलब क्या होता है, ऊंचाई बढ़ाएगा, अपचाई मतलब घटाएगा। यानी कि बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, समझिए। ट्रांसफार्मर हम बोले ना 2 प्रकार का होता है, एक कम वोल्टेज वाली धारा को बढ़ाता है, और एक ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च वोल्टेज वाली धारा को कम में बदलता है। तो बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है समझिए। बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर देखिए, इसके द्वारा कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। बाबू का नाम है, इससे पता चल रहा है ऊंचाई में बढ़ाएगा ना जी। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की वह शाखा है या वह भाग है जो कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बढ़ा देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, पहले नंबर, ठीक है। तो बाबू इसके द्वारा देखो ना, कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा को, समझ में रहा है ना, उच्च वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मान को बढ़ाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में घटाता है। थोड़ा आइए ना इसको देखते हैं नेक्स्ट। बाबू कह रहा है इसमें, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में की पहचान क्या होता है। बाबू ये कम को ज्यादा करता है। तो बाबू इसमें देखो ना, बाबू कह रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है, कम,
और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? अधिक। बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? कम, क्योंकि कम कोई क्या करता है? ज्यादा बनाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो ये कम वोल्टेज वाली, समझिएगा, इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर का भाग है जो कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रबल धारा में परिवर्तित करता है। इसलिए बाबू समझिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है, ठीक है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? अधिक होता है। जो कुंडली होता है उसमें फेरों की संख्या इसमें क्या होता है? कम, इसमें अधिक। क्योंकि बात समझ, कम से कम धारा को उच्च धारा में बदलने के लिए इसमें फेरों की संख्या कम होना चाहिए इसमें। तो बबुआ बताइए, यहाँ पर लिखा गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, इसलिए द्वितीय कुंडली वाला क्या किया गया है? बड़ा कर दिया गया है। बाबू समझिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी कुंडली की बात कर रहा है या नंबर ऑफ सेकेंडरी कुंडली की बात कर रहा है, यानी कि प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या, इन संख्या को दर्शा रहा है। ये क्या चीज का? फेरों की संख्या को। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? कम है। यहाँ पर सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? अधिक है, इसलिए इसका मान बड़ा दिखाया गया है। तो मेरे भाई पुनः एक बार पुनः जान लीजिए ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य क्रिया के या अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाली धारा में और उच्च वोल्टेज वाली धारा को कम वोल्टेज वाली धारा में परिवर्तित कर देता है। मेरे भाई, ये ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की वह शाखा है या वह भाग है जो कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाली धारा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। इसलिए इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, क्योंकि पहले कम तब ना बढ़ाएगा उसको, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? अधिक। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा, मेरे को पता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बात करें। एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। आइए देखिए, हम बोले ना 2 प्रकार का होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है मेरे भाई? आइए देखते हैं। कह रहा है, आप समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? वो कम वोल्टेज वाली धारा को उच्च वोल्टेज वाला धारा में परिवर्तित कर रहा था, लेकिन ये उच्च वोल्टेज वाला धारा को कम में बदलेगा। कम में मतलब घटाएगा, क्योंकि अपचाई मतलब होता है कम करना, ऊंचाई मतलब बढ़ाना। देखिए, इसके द्वारा उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। बाबू समझिए, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है? परिवर्तित। एक मान क्या करता है? घटा देता है। देखिए ना बउआ, और उसमें क्या करता था? बढ़ाता था। तो इसमें समझिए कह रहा है कि इसके द्वारा, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर में जो कम धारा होता है ना, सॉरी, जो अधिक धारा होता है, जो उच्च वोल्टेज होता है, उसको कम में बदल देता है। तो इसलिए बबुआ इसमें देखिए ना, इसमें एक और टर्म है कि ऊंचाई, समझिए अपचाई ट्रांसफार्मर में, सॉरी यहाँ अपचाई होगा, अपचाई, थोड़ा इसको बना लीजिएगा, अपचाई। एक मिनट हो रहा है। देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में बाबू, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है। देखिए बाबू, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? अधिक है। और समझिए, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? कम। मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर जस्ट उसके उल्टा करिए ना भाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के। बाबू समझिए, इसके द्वारा कम वोल्टेज वाली निर्बल धारा को उच्च वोल्टेज वाली इसके द्वारा उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, यानी कि अधिक को कम करता है। वो कम को क्या कर रहा था? ज्यादा कर रहा था। बाबू, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? अधिक। देखिए ना, इसमें फेरों की संख्या क्या है? अधिक है, उसमें कम था। इसमें क्या हो गया? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? कम होता है। जस्ट उसके अपोजिट मेरे भाई। इसलिए बाबू समझिएगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक। इसलिए यहाँ पर देखिए ना, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्राइमरी, इसको बड़ा कर दिया गया है, नंबर ऑफ सेकेंडरी को क्या किया गया है? छोटा कर दिया गया है, क्योंकि इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? अधिक होता है, देख लीजिए, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? कम होता है। तो मेरे भाई आप लोग समझ में आया होगा। पुनः जान लीजिए अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। अपचाई ट्रांसफार्मर की वह भाग है या वह शाखा है जो समझिएगा, जो उच्च वोल्टेज वाली निर्बल धारा को
कम वोल्टेज वाली प्रबल धारा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है मेरे भाई, यानी कि अधिक को कम करता है। और याद रखिएगा इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है, अधिक, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम, इसलिए एनपी का मान बड़ा होगा एन इसलिए। ठीक है, आइए देखते हैं बबुआ। और आप लोग का आ गया है ट्रांसफार्मर सामने। बाबू ट्रांसफार्मर में जान लीजिए क्या होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि देखिए ये आप लोग का ऊंचाई ट्रांसफार्मर की इमेज है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में समझिए क्यों इसका नाम दिया गया है। इसमें देखिए ना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। अगर इसको ना बाबू समझिए इसमें ज्यादा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माने इसमें फेरों की संख्या जो अधिक दिए हैं उसको यहाँ पर कर देंगे, ये वाला इस यहाँ पर कम कर देंगे, तो बाबू ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, आप सब तो वही होगा, सब वही होगा, बस बाबू ऊंचाई ट्रांसफार्मर इसलिए है क्योंकि इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है। जब बाबू एक जस्ट चेंज कर देंगे इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इसमें ज़्यादा फेरों की संख्या है, इसमें कम कर देंगे, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के दो इमेज है, लेकिन आप लोग एक ही बनाइएगा, एक ही में काम हो जाएगा। ठीक है, कोनो एक ही बनाना होता है, नहीं तो समय मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए अपचाई कहेगा तो आप लोग समझिए इसमें फेरों की संख्या कम कर दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू। ये एसी मेंस होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, जो मेन तार आया रहता है ना, जो 11,000 के, वह इसमें टच रहता है। लेकिन बाबू जैसे ही इसमें करंट जाता है तो अगर यहाँ पर प्राथमिक कुंडली इसमें फेरों की संख्या कम रहेगा, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण करता है। अन्योन्य का मतलब यहाँ पर देखिए अन्योन्य प्रेरण करता है, नहीं कम रहेगा तो इसको क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। अन्योन्य का मतलब ही होता है कम को ज़्यादा करना, ज़्यादा को कम करना। तो ये बाबू अन्योन्य प्रेरण करेगा और करेगा तो द्वितीय कुंडली में देखेगा फेरों की संख्या अधिक है। जब फेरों की संख्या अधिक होता है तो ये कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। ठीक है, ये पटलिट लोहा क्रोड होता है। आप लोग ट्रांसफार्मर आप लोग देखे होंगे मार्केट वगैरह में, चाहे कहीं पर लगाया होगा तो देखिएगा पटलिट क्रोड लगा रहता है, बहुत ज़्यादा। उसको खोलेंगे तो दिखाई देगा, या ऊपर से भी दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की पहचान है कि इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगा और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगा। यदि आप अपचाई ट्रांसफार्मर की इमेज बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है, इसमें फेरों की संख्या अधिक कर देना है, इसमें कम कर देना है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं बाबू। ट्रांसफार्मर देखिए बबुआ, ये आप लोग सुनिए ना, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ लिख लीजिएगा सब टॉपिक में, ट्रांसफार्मर की बनावट है ये। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बनावट, फॉर्मर की बनावट, बनावट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आप लोग इसको ना टॉपिक बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक ना, टॉपिक बनाकर तब इसको इमेज दिखा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है अब देखिए बबुआ, उसका थोड़ा ना बनावट के बारे में बोल दिया है। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार मुड़ी हुई पट्टियां लगाई जाती है। जो पटली क्रोड है ना, इसे लगाया जाता है, आयताकार उसमें लगाए हैं, लेकिन वो वृत्ताकार भी होता है। मतलब जो आप लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर जो गोलाकार टाइप होगा उसमें वृत्ताकार। तो ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार मुड़ी हुई पट्टियां, दोनों पत्तियां पटलित क्रोड के रूप में होती है। उसमें क्रोड एक दूसरे में लगाया रहता है, क्रोड जो कि सामने आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि इसमें बाबू क्रोड लगाया गया, लोहा के क्रोड रहता है, लोहा के क्रोड लगा रहता है, नर्म लोहा का। ये बाबू समझिए ये आयताकार है, लेकिन आप लोग बता दिया जाए कि ये वृत्ताकार भी होता है। इन पत्तियों के वार्निश द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें वार्निश, उसमें तेल भरा रहता है, समझ में आ रहा है ना, जिससे कि ये एक दूसरे से अलग रहे और इनके बीच भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। क्योंकि आपको पता है कोई बाबू समझिए चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके आसपास भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा मतलब समझ में आया, भंवर धारा या फोको धारा आप लोग पढ़े थे। तो बाबू याद रहेगा, ट्रांसफार्मर नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार मुड़ी पत्तियां पटली क्रोड के रूप में होती है और इन पत्तियों में वार्निया द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे एक ये दूसरे से अलग रहे और इनके बीच भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। बाबू कार्यविधि देखिए, कार्यविधि इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग परीक्षा में आता है ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी बनावट एवं कार्यविधि को लिखें। बाबू इसमें देखिए जो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है यानी द्वितीयक ट्रांसफार्मर, समझिएगा जब सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कुंडली में, यानी कि यहाँ पर देखिए सेकेंडरी इसलिए बोल रहा है कि ये आप लोग का चल रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर।
तो जब ट्रांसफार्मर की इस ट्रांसफार्मर की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी ट्रांसफार्मर की, छोड़ो ना इसको, ट्रांसफार्मर की जो कार्यविधि होता है बबुआ, इसको नत लिखिएगा, ये आ गया होगा। ट्रांसफार्मर की जो कार्यविधि होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि अगर हम क्या बोले कि धारा कम रहेगा तो धारा को बढ़ा देगा, और धारा अधिक रहेगा तो कम कर देगा। तो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी अन्योन्य के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये कह रहा है जब प्राथमिक कुंडली यानी उपरेला को देखिए ना, एसी मेंस द्वारा जोड़ा गया होगा। कह रहा है जब प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस द्वारा जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने लगता है। परिवर्तित मतलब होता है बदलने लगता है, जिस कारण प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बबुआ थोड़ा गौर करिए, ये ट्रांसफार्मर की पहले कार्यविधि तो जो है वो चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अब चुंबक में किसे क्या किया जाता है, जब चुंबक के नज़दीक कोई अन्य चुंबक लाया जाता है तो उसमें चुंबकीय, समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा हो जाता है, यानी कि चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो बाबू उसका मान, अगर चुंबक की जरी लाते हैं तो चुंबक में समझिएगा चुंबक ज़्यादा आकर्षित करता है या दूर हटता है, लेकिन जब चुंबक से दूर ले जाते हैं तो उसका मान घटने लगता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं के मान कम होने लगता है। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। कह रहा है जब प्राथमिक कुंडली को, देखिए बबुआ यहाँ पर जब प्राथमिक कुंडली को, यानी देखिए ना प्राथमिक कुंडली यही ना जी, जब प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इसमें बाबू समझिएगा तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मतलब समझिए, कह रहा है कि बाबू विद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यदि किसी चुंबकीय, समझिएगा, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना की जाती है तो चुंबक के क्षेत्र में से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, जिसे विद्युतीय फ्लक्स पढ़े थे। तो बबुआ वही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी अन्योन्य के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब प्राथमिक कुंडली को एसी मेंस द्वारा जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी बाबू विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब होता है, और यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स परिवर्तित होने का मतलब ये है, हेलो, कि अगर कम वोल्टेज है तो उसको ऊंच में बदलेगा और उच्च वोल्टेज रहेगा तो कम में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन यहाँ पर टाइप कर दे रहे हैं कि अगर प्राथमिक कुंडली से विदा करेगा तो याद रहेगा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। यहाँ प्राथमिक के लिए आप लोग पी लिखिएगा, ई पी बराबर माइनस एन पी और डी फाई बटा डी टी, क्योंकि बाबू याद है आप लोगों को ना कि विद्युतीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित करते हैं। जब समझिएगा यही कह रहा है, जब प्राइमरी कुंडली से, प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली से जब बाबू एसी मेंस को जोड़ा जाता है, समझिएगा, तो बाबू उसमें बाबू समझिएगा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मान का परिवर्तित होने लगा। आप परिवर्तित जब जब लगता है, परिवर्तित जब जब होता है तब तब आप डेरिवेटिव का चिन्ह लगाते हैं, यानी डी फाई बटा में डी टी, यानी कहने का विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित करते हैं। आप लोग पता होना चाहिए डी फाई बटा में डी टी, और यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि उसका मान अगर बदलेगा तो माइनस में और नहीं बदलेगा तो बाबू समझ में आ रहा ना, वैसे ही लिख देते। ये प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न ऊर्जा की बात कर रहा है, इसलिए इसे समीकरण क्या करेंगे, एक याद रहेगा, आप इसको याद रहेगा प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी समझ में आ रहा है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न ऊर्जा, क्योंकि प्राथमिक में ही एसी मेंस को जोड़ा गया है। और यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर एनपी होगा, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि बाबू इसमें फेरों की संख्या दर्शा रहा है ना, और माइनस, देखिए माइनस मतलब इसमें देखिएगा इसमें फेरों की संख्या कम, यहाँ पर डी फाई बटा डी टी, कब डी फाई बटा डी टी, जब बाबू चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा तब। बाबू अन्योन्य प्रेरण कारण द्वितीय कुंडली का भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने लगता है, उसका भी परिवर्तित होगा, तभी ना बाबू कम को ज्यादा करेगा, ज्यादा को कम करेगा, जिसे द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बाबू यहाँ पर हम लिख देंगे, द्वितीय कुंडली की बात कर रहा था, द्वितीय ईएस बराबर, यहाँ पर यही सेम लिखेंगे, एन एस है तो क्या कर देंगे, सॉरी पी कर है तो क्या कर देंगे एस, क्योंकि द्वितीय कुंडली की बात हो रहा है, सेकेंडरी कुंडली के सेम वही लिखेंगे, डी फाई बटा डी टी। ये दोनों का इक्वेशन सेम होता है, याद रहेगा। एगो इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, ईवी बराबर माइनस एन पी डी फाई बटा डी टी, दूसरा आप लोग याद हो जाएगा, बस पी की जगह खाली क्या करना है, एस करना है। इस समीकरण एक और समीकरण दो लिखिए। अब हम लिखेंगे समीकरण एक भागा समीकरण दो, बाबू लिखिए, देखिए इधर लिखेंगे समीकरण, ध्यान से एकदम बहुत आसान है, समीकरण एक भागा
समीकरण 2, खाली दोनों समीकरण याद रखेंगे काम हो जाएगा। समीकरण 1 भागा समीकरण 2। बबुआ इधर हम लिखे थे ईपी, इधर लिखे थे ईएस, पता है आप लोगों को। इधर लिखे थे हम माइनस एनपी डी फाइव बटा डी टी, इधर लिखे थे माइनस एन एस डी फाइव बटा डी टी। बाबू समीकरण 1 भागा समीकरण 2 देखो बाबू, ये समीकरण 1 था, जाकर देख लीजिए पीछे। आइए समीकरण 2 था, तो सब बाबू बाएं से बाएं भाग मारेंगे और दाएं से दाएं भाग मारेंगे। देखिए यानी कहने का मतलब है इसमें इससे भाग मारे हैं और इसमें इससे भाग मारे हैं। ठीक है, आप लोग इसको ना अच्छे से देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, माइनस से माइनस कटेगा और डी फाइव बटा डी टी से डी फाइव बटा डी टी कटेगा। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ई पी बटा में ई एस बराबर, थोड़ा गौर से, एन पी बटा एन एस। बबुआ अगर इतना आप लोग करते हैं, इतना करते हैं आप लोग, तो ये मिलेंगे आप लोग को पूरे के पूरे 5 मार्क्स। इतना करते हैं तो पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, 5 मार्क्स, क्योंकि आप लोग का यही आप लोग का ट्रांसफार्मर का व्यंजक है कि बाबू यदि फेरू देखिए बाबू ईपी बटा में ईएस और एनपी बटा में एनएस, तो यही आप लोग का ट्रांसफार्मर की क्या है, ये व्यंजक है। इतना करते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। बट इसको और भी आप इसको अच्छा लगने के लिए एक और डाल दीजिएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, यदि आपके पास टाइम बचेगा तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, और एक आएगा ट्रांसफार्मर का उपयोग। लेकिन ट्रांसफार्मर कैसे कार्यविधि कहेगा तो वहीं तक लिखिएगा, ठीक ना, जहां तक लाए हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत आसान है। देखिए कह ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा ईएस, थोड़ा गौर करिएगा, ये कह रहा है ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा ईएस, वहां पर लिखा भी है, और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा ईपी, ईपी के अनुपात को, अनुपात मतलब बाटा को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे एन सॉरी समझिए ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए यहां पर हो जाएगा ईटा बराबर, देखिएगा ईटा है, एन नहीं, ईटा बराबर इतना। तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा गौर करिएगा, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा गौर से ढंग से, रात टूट तो जैसा नहीं। ट्रांसफार्मर के बाबू समझिएगा द्वितीय कुंडली से, द्वितीय मतलब सेकेंडरी कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बोल रहा है ना, यानी ईएस, और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा ईपी के अनुपात को, अनुपात मतलब बाटा को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और ट्रांसफार्मर की दक्षता को ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो मेरे भाई समझिएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता आप लोग का 2 मार्क्स में कई बार आ चुका है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से समझिएगा प्राप्त ऊर्जा, ऊर्जा बोले तो एनर्जी ई, और प्राथमिक समझिएगा पुनः एक बार, ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली से यानी सेकेंडरी समझ में आ रहा है, कुंडली से प्राप्त ऊर्जा ईएस, और समझिएगा और प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा ईपी के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ऐसे ईटा द्वारा सूचित करते हैं। इसलिए ईटा बराबर ईएस बटा में ईपी, इतना करेंगे आप लोग को 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और उसमें लिख देंगे तो 5 नंबर में फुल मिलेंगे। ठीक है ना। और भी एक चीज आ जाते हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर समझिए आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 1 होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की क्षमता समझिए दक्षता क्या होती है, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं, जो अच्छा ट्रांसफार्मर होते हैं, उसकी दक्षता क्या होते हैं, 1 होती है। तथा आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है, संख्या बराबर होता है। यानी कि समझिएगा थोड़ा गौर से, एनपी बराबर एनएस। ये एनपी और एनएस क्या है समझिएगा, ये क्या है, ये बोल रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में की दक्षता क्या होता है, सेम होता है, दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक यानी प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या यानी नंबर, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है, 1 होता है, यानी एक जैसा होता है। अर्थात उनमें दोनों फेरों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि अब वहां पर देखो 1 इसलिए बोला है, अब हम बता रहे हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 1 इसलिए होता है कि बाबू ईपी या बटा में ईएस ना दोनों का माना बराबर हो जाता है। जो नहीं आप लोग लिखे हैं, ये लिखे हैं ईएस और ईपी, ये दोनों का माना सेम हो जाता है। कटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा,
एक होता है, एक आ जाएगा। क्यों एक आ जाएगा? क्योंकि दोनों में फेरों की संख्या बराबर होगा। तो बाबू समझिए, फेरों की संख्या बराबर होगा तो इसका ऊर्जा क्या हो जाता है? बराबर, यानी ई एस बटा में ई एस या ईपी बटा में, तो ये दोनों कट जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? एक। यानी कि समझिएगा, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होते हैं तो इसमें बात करें तो इसमें थोड़ा गौर करिएगा मेरे भाई, दोनों में फेरों की संख्या क्या होता है? बराबर, जिसकी वजह से कटाएंगे ना तो इसका मान एक हो जाता है। और आदर्श ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या क्या होता है? सेम होता है, याद रखिएगा, एनपी बराबर एनएस। एक और टॉपिक आता है, वाटहीन धारा क्या है? वाटहीन धारा क्या है? करा यदि किसी, समझिएगा, प्रतिवर्ती परिपथ में, प्रत्यवर्ती का मतलब होता है अल्टरनेटिव परिपथ यानी अल्टरनेटिव करंट्स, जो मेन तार होते हैं जो 11,000 वाले। यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है तथा परिपथ में प्रतिरोध तो है, लेकिन परिपथ में धारा तो प्रवाहित, समझिएगा थोड़ा गौर से फिर से, यदि किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है, शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता का मतलब होता है उसमें कोई फेट फाट नहीं है, तथा परिपथ में प्रतिरोध है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगा, धारा तो प्रवाहित होता है, लेकिन औसत शक्ति शून्य होता है, यानी उसमें बाबू एनर्जी लॉस नहीं होता है। यानी औसत देखो ना, एवरेज पावर बराबर 0। कहने का मतलब है वाटहीन धारा क्या है बाबू? समझिए, इसमें धारिता भी होगा बाबू, इसमें विद्युत धारा भी बहेगा, लेकिन बाबू इसका औसत खर्च जो होता है यानी शक्ति होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। मतलब खत्म, ये मतलब जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा तो इसमें विद्युत धारा लॉस नहीं होता है, ठीक है। अर्थात परिपथ में ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो बाबू समझ, परिपथ से प्रवाहित इस प्रकार की धारा को वाटहीन धारा कहेंगे। बाबू जब परिपथ में, थोड़ा गौर करिए, यदि किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में यानी अल्टरनेटिव करंट में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता है और औसत, समझिएगा, तथा परिपथ के प्रतिरोध भी है, परिपथ में प्रतिरोध भी है, लेकिन परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगा, लेकिन इसका समझिएगा औसत शक्ति शून्य होता है। अर्थात समझ में, इसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। कोई कोई ऐसा भी करंट वाला होता है जो बहुत दूर तक है, जिससे ऊर्जा का उसका ह्रास नहीं होता है, तो इस प्रकार की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कहीं ज्यादा यह ट्रांसफार्मर का उपयोग, ये बाबू 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 2 मार्क्स में ये कई बार परीक्षा में आ गया है, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत ऊर्जा को सुदूर स्थानों तक आसानी से ले जाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर की सहायता से हमारे घरों तक जो करंट आता है ये ट्रांसफार्मर की सहायता से आता है जी। तो ट्रांसफार्मर नहीं होता तो घर तक आता है लाइन, करंट एकदम 33,000 आ जाता है, 11,000 आ जाता है, और समझ में बहुत खतरा करता है और कोई भी युक्ति को जला देता है। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से विद्युत ऊर्जा को सुदूर स्थानों तक आसानी से ले जाया जाता है। सुदूर स्थानीय मतलब होता है अच्छे स्थानों तक या दूर दूर तक स्थानों तक। घरेलू उपकरण जैसे टीवी, टेलीविजन, बैटरी चार्जर, टेलीफोन, यहां पर कमाल कर दीजिएगा, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर बोले तो वही फ्रिज, कूलर को विभिन्न वोल्टेज को धारा देने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखिए घरों में हम लोग क्या रखे रहते हैं भाई, कि अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर से करंट नहीं जाएगा तो ये सब चलेगा? नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर से करंट कम आ रहा है तो हम लोग घर पर रखे रहते हैं क्या चीज? बोलिए वही स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर भी एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, और हर एक चीज में, हर एक जो भी युक्ति लिखे उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया रहता है। जो कम वोल्टेज रहेगा उसको बढ़ा देता है, और अगर ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो उसको कम करके दिखाता है। देखिएगा, तो घरेलू उपकरण जैसे टीवी में बैटरी चार्जर, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, कूलर को विभिन्न वोल्टेज को धारा देने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सब में ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और ट्रांसफार्मर से करंट आता है। वेल्डिंग मशीन, आप लोग समझ में रहा ना, जो बाबू जहां दरवाजा लोहे का बन रहा है या अन्य प्रकार के बेंच वगैरह बना, बेंच लगाया हुआ है, तो वेल्डिंग मशीन और विद्युत भट्ठी का उच्च वोल्टेज वाली धारा देने के लिए भी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बाबू समझिए उन लोगों में ट्रांसफार्मर अधिक चाहिए, तो आप लोग समझ में रहा, अगर ट्रांसफार्मर समझ में रहा और वेल्डिंग हो रहा है, वेल्डिंग के काम में बहुत ज़्यादा वो ऊर्जा का खपत होता है, तो बाबू वेल्डिंग मशीन और विद्युत भट्ठी की उच्च वोल्टेज वाली धारा देने के लिए ट्रांसफार्मर का ही उपयोग किया जाता है। अगर उसको उच्च वोल्टेज वाली धारा नहीं दिया जाएगा तो दिक्कत होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और एक और टर्न है थोड़ा सा, यही लास्ट है, कि फ्रिज में भी प्रवाहित धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज देखेंगे ना, फ्रिज में एक साइड देखिएगा बहुत ज्यादा वजन होता है, उसको खोल के देखेंगे तो उसमें ट्रांसफार्मर लगाया रहता है।
तो याद रहेगा, फ्रिज में भी प्रवाही धारा के वोल्टेज का नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो मेरे भाई इसको भी आप लोग लिख लेंगे और अच्छे से वीडियो पॉज कर करके और अच्छे से लिख लेंगे और समझिएगा। और इस बात को एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन पूरा पूरा समझिए। और आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये आप लोग ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।